घुटनों पर आया दुनिया का सबसे जिद्दी ड्रैगन। भारत की वीटो पावर का रास्ता अब हुआ लगभग साफ। न्यूयॉर्क से बीजिंग तक मची खलबली। दशक पुराने दुश्मनों के सुर अचानक बदले। संयुक्त राष्ट्र की सबसे पावरफुल कुर्सी पर भारत का दावा हुआ और भी मजबूत। ग्लोबल साउथ की ताकत ने दिखाया अपना असर। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अब गूंजेगी भारत की दहाड़। चीन के पॉजिटिव सिग्नल ने उड़ाई पाकिस्तान की नींद। कूटनीति के मैदान में भारत की सबसे बड़ी विजय। एशिया की महाशक्ति बनने की रेस में भारत ने मारी लंबी छलांग। जिस वीटो के लिए तरस रही थी दुनिया, वो अब खुद चलकर आएगा भारत की झोली में। इतिहास पलटने की तैयारी पूरी। अमेरिका और रूस के बाद अब चीन भी हुआ भारत का मुरीद। सुरक्षा परिषद के बंद दरवाजे की चाबी अब भारत के हाथ में। 2025 के नए भारत का जलवा देख पूरी दुनिया नतमस्तक। दोस्तों, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त जो हो रहा है, उसे अगर आप चमत्कार कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो कोई मामूली डिप्लोमेटिक बयान नहीं है, बल्कि यह एशिया के पावर बैलेंस के पूरी तरह से पलटने की गवाही है। जिस देश ने दशकों तक भारत के हर कदम पर टांग अड़ाई, जिस मुल्क ने हमेशा अपनी वीटो की ताकत का इस्तेमाल करके भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की, आज उसी मुल्क के तेवर पूरी तरह से ढीले पड़ चुके हैं। यह कहानी सिर्फ एक सीट या एक कुर्सी की नहीं है, बल्कि यह कहानी है उस बदलाव की जिसने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ी सेना वाले देश को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह खबर भारत के उस रसूख की है जो अब किसी से भी मनवाया जा सकता है, चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा बाहुबली क्यों ना हो। जो दीवार पिछले 75 सालों से अभेद्य बनी हुई थी, जिसमें सेंध लगाना नामुमकिन माना जाता था, आज उस दीवार में एक बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी है। रातों रात खेल पलट गया है। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि भारत न्यूयॉर्क जाकर वो गेम पलट डालेगा, जिसे समझ पाने में खुद दुनिया के बड़े बड़े नेता और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी फेल हो गए। ये बदलाव रातों रात नहीं आया है, बल्कि इसके पीछे भारत की उस नई और आक्रामक विदेश नीति का हाथ है, जिसने दुश्मनों को उनकी भाषा में ही जवाब देना सिखाया है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो ड्रैगन कल तक आग उगल रहा था, आज वो भारत के समर्थन में मीठी बातें करने लगा है? क्या यह वाकई भारत की जीत है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी चाल छिपी है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए अब इस पूरे मामले की परतों को उधेड़ते हैं और समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। मुद्दा जुड़ा है दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी से। आप सब जानते हैं कि यूएन में 5 दादा देश हैं: अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। इनके पास वो वीटो पावर है जिससे ये दुनिया के किसी भी फैसले को एक झटके में रोक सकते हैं। भारत सालों से, बल्कि दशकों से इस ग्रुप में शामिल होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। बाकी 4 देश तो फिर भी कभी दबी जुबान में तो कभी खुलकर भारत का समर्थन करते आए हैं, लेकिन एक चीन ही था जो हर बार रास्ते का रोड़ा बनकर खड़ा हो जाता था। लेकिन अब जो अपडेट आया है, उसने दुनिया भर के डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। चीन ने पहली बार एक ऐसा पॉजिटिव सिग्नल दिया है जो इशारा कर रहा है कि वो सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता यानी परमानेंट सीट के खिलाफ अब वीटो शायद न करें। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान छनकर आ रहे हैं और जो डिप्लोमेटिक गलियारों में चर्चा है, उसके मुताबिक बीजिंग ने यह माना है कि वो भारत की आकांक्षाओं का सम्मान करता है और यूएन में भारत की बड़ी भूमिका को देखने के लिए तैयार है। भाई साहब, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये वही चीन है जिसने मसूद अजहर जैसे मुद्दों पर भी भारत के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल किया था। ये वही चीन है जिसने कॉफी क्लब वाले देशों जैसे पाकिस्तान और इटली को उकसाकर हमेशा भारत की दावेदारी को कमजोर करने की कोशिश की है। तो आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि जिनपिंग की सरकार का दिल पसीज गया? क्या उन्हें अचानक भारत से प्यार हो गया है? जी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। यहाँ सिर्फ हित और डर काम करते हैं, और इस वक्त चीन के सामने भारत का जो कद है वो उसे डरा रहा है। 2025 तक आते आते भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी कूटनीतिक ताकत को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि अब भारत को इग्नोर करना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। चीन ने जो ये बयान दिया है कि वो भारत के साथ यूएन रिफॉर्म्स पर बात करने को तैयार है, यह असल में उसकी मजबूरी है। उसे पता है कि अगर आज उसने भारत को नहीं रोका या भारत के साथ डील नहीं की,
तो कल भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ मिलकर एक ऐसा ग्रुप बना लेगा जहां चीन पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएगा। अब जरा इस बात की गहराई में जाते हैं कि आखिर ड्रैगन की यह अकड़ ढीली क्यों पड़ी। क्या सिर्फ कूटनीति ही वजह है या फिर मामला कुछ और है? देखिए, पिछले कुछ सालों में खासकर गलवान के बाद से भारत ने चीन को जो सबक सिखाया है वो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। बॉर्डर पर हमारी सेना ने जो डटकर मुकाबला किया और जिस तरह से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, उसने चीन को यह एहसास दिला दिया कि सैन्य ताकत के दम पर वो भारत को अब नहीं दबा सकता। दूसरी ओर सबसे बड़ी चोट हमने उन्हें आर्थिक मोर्चे पर दी है। भारत ने धीरे धीरे चाइनीज कंपनियों पर नकेल कसना शुरू किया, मैन्युफैक्चरिंग को भारत में शिफ्ट करवाया और दुनिया को यह दिखाया कि चीन का विकल्प भारत है। आज एप्पल से लेकर बड़ी बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही हैं। चीन की अर्थव्यवस्था इस वक्त बुरे दौर से गुजर रही है। उनका रियल एस्टेट डूबा हुआ है, उनकी युवा आबादी के पास नौकरियां नहीं हैं। ऐसे में उन्हें भारत जैसे विशाल बाजार की सख्त जरूरत है। वो जानते हैं कि अगर भारत ने अपने दरवाजे पूरी तरह बंद कर लिए तो चीन की रही सही इकोनॉमी भी बैठ जाएगी। ये जो यूएनएससी वाला लॉलीपॉप या सिग्नल चीन दे रहा है, ये असल में रिश्तों को सुधारने की एक कोशिश है ताकि वो अपना बिजनेस बचा सके। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह वही चीन है जो मुंह में राम बगल में छुरी वाली नीति पर चलता है। एक तरफ वो बॉर्डर पर शांति की बात करते हैं और दूसरी तरफ अरुणाचल के नामों को बदलने की बचकानी हरकतें करते हैं। लेकिन इस बार भारत सरकार भी पूरी तरह से चौकन्नी है। हमारे विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि जब तक बॉर्डर पर सब कुछ शांत नहीं होता तब तक रिश्ते सामान्य नहीं होंगे। इसी सख्त रवैये ने चीन को झुकने पर मजबूर किया है। वो देख रहे हैं कि भारत अब क्वाड में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर हिंद महासागर में उसकी घेराबंदी कर रहा है। यूएनएससी में भारत का समर्थन करना चीन के लिए उस दबाव को कम करने का एक तरीका हो सकता है। वो चाहता है कि भारत अमेरिका के पाले में पूरी तरह न चला जाए। इसे आप बैलेंसिंग एक्ट कह सकते हैं। इसके अलावा एक और फैक्टर है रूस। रूस और भारत की दोस्ती जग जाहिर है। रूस पहले ही कह चुका है कि यूएनएससी में भारत होना ही चाहिए। अब चीन और रूस एक दूसरे के काफी करीब हैं। ऐसे में रूस का भी दबाव चीन पर रहा होगा कि भाई भारत को ज्यादा नाराज मत करो वरना एशिया में बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब बात करते हैं हमारे उस पड़ोसी की जिसे भारत की हर सफलता से पेट में मरोड़ उठने लगती है। जी हाँ, पाकिस्तान। चीन के इस बदले हुए रुख ने अगर किसी को सबसे ज्यादा टेंशन दी है तो वो इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की पूरी विदेश नीति ही इस बात पर टिकी है कि कैसे भी करके भारत को आगे बढ़ने से रोका जाए। वो सालों से यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस यूएफसी नाम के एक ग्रुप का हिस्सा बनकर भारत की दावेदारी का विरोध करता रहा है। उसे हमेशा यह गुमान था कि उसका सदाबहार दोस्त चीन यूएन में भारत को कभी घुसने नहीं देगा। लेकिन अब जब चीन ही भारत के कसीदे पढ़ने लगा है या कम से कम विरोध बंद करने के संकेत दे रहा है तो पाकिस्तान को लग रहा है कि उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई है। सोचिए, अगर भारत को वीटो पावर मिल गई तो पाकिस्तान का क्या होगा? वो जो हर दूसरे दिन यूएन में जाकर कश्मीर का राग अलापता है, उसका क्या होगा? भारत एक झटके में पाकिस्तान के हर प्रोपेगेंडा को वीटो कर सकता है। भारत सुरक्षा परिषद में बैठकर पाकिस्तान स्थित आतंकी आकाओं पर ऐसी पाबंदियां लगा सकता है कि पाकिस्तान की बची खुची सांसें भी अटक जाएंगी। पाकिस्तान के लिए यह एक बुरे सपने जैसा है। उसे डर है कि चीन अपने आर्थिक फायदों के लिए पाकिस्तान को बलि का बकरा बना सकता है। वैसे भी पाकिस्तान अब चीन के लिए एक बोझ बनता जा रहा है। कर्ज में डूबा हुआ, अंदरूनी कलह से जूझता हुआ पाकिस्तान अब चीन को वो रणनीतिक फायदा नहीं दे पा रहा जो पहले देता था। चीन भी समझ रहा है कि घोड़े पर दांव लगाना है, गधे पर नहीं। इसलिए वो धीरे धीरे भारत की तरफ शिफ्ट हो रहा है। उधर भारत के लिए वीटो पावर का मतलब सिर्फ पाकिस्तान को निपटाना नहीं है। इसका मतलब है ग्लोबल लेवल पर अपनी शर्तों को मनवाना। आज क्लाइमेट चेंज हो, ट्रेड डील्स हो या कोई युद्ध हो, फैसले अमेरिका और यूरोप अपनी मर्जी से लेते हैं। लेकिन जब भारत उस टेबल पर वीटो के साथ बैठा होगा तो कोई भी फैसला भारत की मर्जी के बिना नहीं हो सकेगा। ये 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान की बात है। ये उस अधिकार की बात है जो हमें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। अब थोड़ा सावधान होने का वक्त है। जोश में होश नहीं खोना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि ड्रैगन की चाल कभी सीधी नहीं होती। इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार मान रहे हैं कि चीन का यह बयान एक कैलकुलेटेड रिस्क है। हो सकता है कि चीन भारत को यूएनएससी में समर्थन देने की बात कहकर बदले में हमसे कुछ बड़ा मांग ले। हो सकता है वो कहे कि ठीक है, हम आपको वीटो दिलवाते हैं, लेकिन आप ताइवान के मुद्दे पर चुप रहिए, या आप हिंद महासागर में हमारी नेवी को मत रोकिए। यह एक सौदेबाजी हो सकती है।
चीन कभी भी मुफ्त में कुछ नहीं देता। उसकी हर मुस्कान के पीछे एक छिपा हुआ खंजर होता है। दूसरा खतरा यह है कि चीन भारत के साथ साथ ब्राजील, जर्मनी और जापान को भी इस रेस में उलझाए रखना चाहता है। वो कहेगा कि हम सिर्फ भारत को नहीं बल्कि सभी विकासशील देशों को साथ लेकर चलेंगे, और जब बात सभी की आती है तो सहमति बनना नामुमकिन हो जाता है। ये चीन का पुराना पैंतरा है, मामले को इतना उलझा दो कि कोई नतीजा ही न निकले। लेकिन भारत के रणनीतिकार भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। हमारे पास भी अपने पत्ते हैं। हम जानते हैं कि चीन को कब और कहां दबाना है। अगर चीन यूएन में खेल करेगा तो हम साउथ चाइना सी में वियतनाम और फिलीपींस के साथ मिलकर उसका खेल बिगाड़ सकते हैं। हम तिब्बत के मुद्दे को और हवा दे सकते हैं। भारत ने अब अपनी डिफेंसिव नीति छोड़ दी है। अब हम ऑफेंसिव डिफेंस पर काम करते हैं। मतलब, अगर तुम हमें नुकसान पहुंचाओगे तो हम तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें दर्द देंगे। ये जो 2025 से 26 का दौर है, ये भारत की कूटनीति का स्वर्ण काल है। हमें चीन के इस बयान का स्वागत तो करना चाहिए, लेकिन अपनी आंखें और कान खुले रखकर। हमें अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें अपनी मिसाइलें, अपनी पनडुब्बियां और अपनी इकोनॉमी, तीनों को इतना मजबूत रखना है कि चीन चाहकर भी हमें धोखा न दे सके, क्योंकि शक्ति ही शांति की गारंटी होती है। जब तक आपके हाथ में लाठी मजबूत है, तभी तक पड़ोसी आपसे तमीज से बात करेगा। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर भारत को यह सीट मिल जाती है तो दुनिया कैसे बदलेगी। यह सिर्फ एक कुर्सी का सवाल नहीं है, यह रूल ऑफ लॉ का सवाल है। अभी तक यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य वो देश हैं जो दूसरे विश्व युद्ध के विजेता थे, यानी 1945 की दुनिया के नियम 2026 में चलाए जा रहे हैं। भारत के आने का मतलब होगा यूएन का लोकतांत्रिकरण। भारत ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के गरीब और विकासशील देशों की आवाज बनकर वहां बैठेगा। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के जो देश अब तक खुद को उपेक्षित महसूस करते थे, उन्हें भारत में अपना नेता दिखेगा। भारत हमेशा से शांति और विकास का पक्ष धर रहा है। जब दुनिया 2 गुटों में बंटी थी, तब भी भारत गुटनिरपेक्ष रहा। आज भी जब रूस यूक्रेन या इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा होता है, तो दुनिया भारत की तरफ देखती है कि भारत क्या कहेगा। भारत के पास वो नैतिक शक्ति है जो चीन या अमेरिका के पास नहीं है। सुरक्षा परिषद में भारत के पास वीटो होने का मतलब है कि कोई भी देश भारत पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकेगा। परमाणु नीति हो, क्लाइमेट चेंज की शर्तें हों या ट्रेड रूल्स, भारत अपने हितों की रक्षा खुद कर सकेगा। अभी कई बार ऐसा होता है कि बड़े देश ऐसे नियम बना देते हैं जो विकासशील देशों के खिलाफ होते हैं, और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। लेकिन वीटो पावर हमारे हाथ में वो ब्रह्मास्त्र होगा जिससे हम किसी भी ऐसे प्रस्ताव को रोक सकेंगे जो भारत के खिलाफ हो। यह भारत की संप्रभुता को अजेय बना देगा। इसके अलावा भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को नई धार दे सकेगा। हम जानते हैं कि कैसे पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों को यूएन में ब्लैकलिस्ट करवाने के लिए हमें कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी, क्योंकि चीन बीच में आ जाता था। लेकिन जब भारत खुद वहां बैठा होगा तो आतंकवादियों के लिए छिपने की कोई जगह नहीं बचेगी। भारत का वीटो दुनिया में आतंकवाद के खात्मे की शुरुआत होगा। इस पूरे खेल में अमेरिका का रोल बहुत दिलचस्प है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलते रहे हैं। वो यूएन जैसी संस्थाओं को बहुत ज्यादा भाव नहीं देते। उन्हें लगता है कि अमेरिका का पैसा बर्बाद हो रहा है। लेकिन चीन के इस कदम ने अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर चीन भारत का समर्थन करके हीरो बन जाता है तो अमेरिका पीछे क्यों रहे। अमेरिका पहले से ही भारत की यूएनएससी दावेदारी का समर्थन करता आया है, लेकिन वो समर्थन अक्सर जुबानी ज्यादा और जमीनी कम रहा है। अब जब चीन भी लाइन में आ गया है तो अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा कि वो सिर्फ बातें न बनाए बल्कि प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि एशिया में भारत पूरी तरह चीन के भरोसे हो जाए या चीन और भारत की दोस्ती इतनी गहरी हो जाए कि अमेरिका साइडलाइन हो जाए। इसलिए अब हम देखेंगे कि अमेरिका भी अपनी चालें तेज करेगा। हो सकता है कि अमेरिका खुद यूएन में कोई प्रस्ताव लेकर आए। ये भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। दोनों महाशक्तियां, चीन और अमेरिका, भारत को अपने पाले में करने के लिए होड़ में लग गई हैं। यही तो कूटनीति का असली मजा है, जब आप इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं कि दूसरे देश आपके लिए लड़ने लगे। लेकिन भारत को यहाँ बहुत संभल कर चलना होगा। हमें ना तो अमेरिका का पिछलग्गू बनना है और न ही चीन के जाल में फंसना है। हमें अपनी रणनीतिक स्वायत्तता यानी अपने फैसले खुद लेने की आजादी को बनाए रखना है। ट्रंप के प्रशासन के साथ डील करना आसान नहीं होता। वो हर चीज को बिजनेस की तरह देखते हैं। वो कह सकते हैं कि हम आपको वीटो देंगे, लेकिन आप हमसे हथियार खरीदिए।
भारत को इन दबावों को झेलना और अपने हित साधना बखूबी आता है। इस समीकरण में रूस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रूस भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद साथी रहा है। यूएनएससी में जब भी भारत को जरूरत पड़ी, रूस ने हमेशा अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल भारत के पक्ष में किया है। लेकिन अब रूस चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर हो चुका है, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद। ऐसे में भारत को डर था कि कहीं चीन के दबाव में आकर रूस भारत का साथ न छोड़ दे। लेकिन चीन के इस यू टर्न ने भारत की यह चिंता भी कम कर दी है। अगर चीन खुद भारत का समर्थन कर रहा है तो रूस के लिए तो यह सोने पे सुहागा है। रूस चाहता है कि यूएनएससी में भारत जैसा मित्र देश आए ताकि पश्चिम अमेरिका और यूरोप का दबदबा कम हो सके। रूस के लिए भारत का आना बैलेंस ऑफ पावर को ठीक करने जैसा है। पुतिन और मोदी की केमिस्ट्री दुनिया जानती है। रूस जानता है कि भारत ही वो देश है जो पश्चिम और रूस के बीच एक पुल का काम कर सकता है। इसीलिए रूस पर्दे के पीछे से चीन को भी समझा रहा होगा कि भारत का विरोध करना अब समझदारी नहीं है। यह तीनों देशों रूस, भारत, चीन के समूह यानी RIC को फिर से जिंदा कर सकता है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। लेकिन भारत कभी भी अमेरिका के खिलाफ गुटबाजी में शामिल नहीं होना चाहेगा। भारत का स्पष्ट मत है, हम किसी के खिलाफ नहीं, हम सबके साथ हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। रूस का समर्थन भारत के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रूस के पास यूएन की प्रक्रिया का गहरा अनुभव है। वो भारत को बता सकता है कि कब और कैसे प्रस्ताव को आगे बढ़ाना है। मैंने पहले ग्लोबल साउथ का जिक्र किया था, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ग्लोबल साउथ का मतलब है दुनिया के वो देश जो विकासशील हैं या गरीब हैं। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई हिस्से। ये देश दुनिया की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन यूएन में इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। भारत ने पिछले कुछ सालों में खुद को इन देशों की आवाज के रूप में स्थापित किया है। कोरोना काल में जब अमीर देशों ने वैक्सीन की जमाखोरी की, तब भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत इन गरीब देशों को मुफ्त वैक्सीन दी। जब दुनिया में अनाज का संकट आया, भारत ने मदद भेजी। इन कदमों ने भारत को इन देशों का स्वाभाविक नेता बना दिया है। चीन भी इन देशों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, लेकिन चीन का तरीका डेब्ट ट्रैप यानी कर्ज के जाल में फंसाने का है। वो देशों को इतना कर्ज दे देता है कि वो देश गुलाम बन जाते हैं, जैसे श्रीलंका या पाकिस्तान। इसके विपरीत भारत का मॉडल सहयोग और विकास का है। भारत इन देशों में स्कूल, अस्पताल और संसद भवन बनाता है बिना किसी शर्त के। यही वजह है कि आज 55 देशों का अफ्रीकी यूनियन हो या लैटिन अमेरिका के देश, सब एक सुर में कह रहे हैं, भारत को यूएनएससी में लाओ। ये जन समर्थन भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। जब यूएन जनरल असेंबली में वोटिंग होगी तो यही छोटे छोटे देश भारत के पक्ष में हाथ उठाएंगे। चीन को डर है कि अगर उसने भारत का विरोध किया तो ये सारे देश चीन के खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए चीन का बदला हुआ रुख सिर्फ भारत के दबाव का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के बदलते मिजाज का नतीजा है। 2025 और 2026 का साल भारतीय कूटनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यूएन की 80वीं वर्षगांठ आ रही है और दुनिया भर में मांग उठ रही है कि अब तो सुधार कर ही दो। भारत ने भी साफ कर दिया है कि हम अनंत काल तक इंतजार नहीं करेंगे। अगर यूएन ने खुद को नहीं सुधारा तो भारत G20 जैसे अन्य मंचों को ज्यादा महत्व देना शुरू कर देगा, जिससे यूएन की वैल्यू कम हो जाएगी। यह एक तरह का अल्टीमेटम है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम ग्लोबल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हैं, चाहे सोलर अलायंस हो, बायोफ्यूल अलायंस हो या डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत हर जगह लीड कर रहा है। दुनिया को अब समझ आ गया है कि भारत के बिना कोई भी ग्लोबल डिसीजन अधूरा है। ये वो समय है जब दशकों की मेहनत रंग ला रही है। हमारे राजनयिकों ने जो नींव रखी थी, अब उस पर इमारत खड़ी करने का वक्त आ गया है। ये सिर्फ सरकार की जीत नहीं, ये हर उस भारतीय की जीत है जिसने अपने देश को महान बनाने में योगदान दिया है। चाहे वो इसरो के वैज्ञानिक हों, सीमा पर खड़े जवान हों या खेतों में पसीना बहाते किसान, सबने मिलकर भारत को उस शक्ति में बदल दिया है जिसे अब दुनिया सलाम करती है। चीन का झुकना इसी सामूहिक शक्ति का परिणाम है। लेकिन दोस्तों, रास्ता अभी भी फूलों का नहीं है, कांटों भरा है। टेक्स्ट बेस्ड निगोशिएशन, पाठ आधारित चर्चा अभी शुरू होनी है। इसमें हर शब्द पर बहस होगी। चीन कोशिश करेगा कि प्रक्रिया को इतना लंबा खींच दिया जाए कि लोग थक जाएं। वो कोशिश करेगा कि वीटो पावर को लेकर कोई नई श्रेणी बना दी जाए जिसमें अधिकार कम हो। भारत को इन तकनीकी पेंचों से सावधान रहना होगा। हमें सेकंड क्लास मेंबरशिप मंजूर नहीं करनी है। हमें वही अधिकार चाहिए जो बाकी 5 देशों के पास हैं। समानता से कम कुछ भी भारत को स्वीकार नहीं होगा।
इसके अलावा हमें अपने घर को भी मजबूत रखना होगा। आर्थिक विकास की रफ्तार बनी रहनी चाहिए, सामाजिक सौहार्द बना रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम अंदर से कमजोर हुए तो बाहर वाले तुरंत फायदा उठाएंगे। चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां भारत में अशांति फैलाने की कोशिश कर सकती हैं, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि भारत तो खुद अस्थिर है, इसे वीटो क्या दें। हमें इन साजिशों को भी नाकाम करना होगा। ये लड़ाई सिर्फ न्यूयॉर्क में नहीं, भारत की सड़कों और सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या चीन वाकई भारत को वीटो पावर मिलने देगा, या फिर यह सिर्फ एक छलावा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर ठोकिए, क्योंकि आपकी राय ही हमारी ताकत है।